16वीं सदी के अंत तक भारत की आबादी लगभग 15 करोड़ थी। भारतीय कपड़े, मसाले और कीमती पत्थर जैसी वस्तुएं दुनिया के हर कोने में पहुंचाई जा रही थी। यूरोप भारतीय उत्पादों के आयात पर सालाना 18,000 किलो चांदी खर्च करता था। उस व्यापार से मुगलों का भारतीय खजाना वर्तमान समय के अनुसार 10 बिलियन पाउंड से भी अधिक का धन अर्जित करता था। इससे मुगल शासक दुनिया के सबसे अमीर शासकों में शामिल थे। लेकिन भारत से 6,000 किलोमीटर दूर एक छोटा, कमजोर और लाचार सा देश समृद्ध भारत के साथ व्यापार करना चाहता था, या फिर मुमकिन हो तो इसे कब्जाना भी चाहता था। यह छोटा सा देश इंग्लैंड था, जिसने भारत पर कब्जा करने के लिए सेना नहीं बल्कि व्यापारी भेजे। अंग्रेजी व्यापार कंपनी ने उपमहाद्वीप में कैसे पैर जमाए और इसे अपना उपनिवेश बना लिया। हिस्टोरी गाथा की नई सीरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले एपिसोड में यही सब जानेंगे। पंद्रह सौ से 1600 के बीच तक यूरोप की स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि भारत पर कब्जा करने की इच्छा हर एक यूरोपीय देश जगाने लगा। तब यूरोपीय देशों द्वारा दक्षिण अमेरिका से भारी मात्रा में सोना और हीरे लूटकर यूरोप भेजे जाते थे। समुद्री व्यापार से नीदरलैंड और फ्रांस को भी लाभ होता था। केवल ब्रिटेन ही ऐसा देश था जिसके हाथ कुछ खास नहीं लगता था। इसका एक बड़ा कारण था सन 1536 ईस्वी में मार्टिन लूथर नाम के एक इंसान ने ईसाई धर्म में बढ़ते पाखंड के कारण रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ धार्मिक क्रांति का ऐलान कर दिया, जिससे ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो हिस्सों में बंट गया। मार्टिन लूथर के विचारों से सहमत होकर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए और रोमन कैथोलिक चर्च के पुराने विचारों को ही फॉलो करने वाले लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई कहलाए। इस घटना की पूरी कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं। इस क्रांति के बाद ब्रिटेन के ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की ओर मुड़ गए, जबकि बाकी यूरोप कैथोलिक था। प्रोटेस्टेंटवाद अपनाने के बाद रोमन कैथोलिक चर्च के दबाव में कई अन्य यूरोपीय देशों ने भी ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। इसके चलते अंग्रेज व्यापारियों को सीरियाई बंदरगाहों से भारतीय सामान और इंडोनेशियन मसाले खरीदने पड़ते थे, लेकिन इससे उन्हें कोई खास मुनाफा नहीं होता था। इसकी तुलना में डच कंपनियां दलालों को शामिल किए बिना इंडोनेशिया और भारत के साथ सीधा व्यापार करती थी। डच कंपनियां एक समय में 4 गुना से भी अधिक लाभ कमाती थी, जबकि ब्रिटिशों को दुगना लाभ भी नहीं होता था। इसे देखते हुए लंदन के पूंजीपतियों ने भारत सहित एशियाई राज्यों के साथ सीधे व्यापार के लिए एक कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। इसलिए 24 सितंबर 1599 को फाउंडर्स हॉल में लंदन के व्यापारी, पूर्व सैनिक, जहाज मालिक और कई अरबपति लोग एकत्र हुए। बैठक में पूर्वी राज्यों के साथ व्यापार के लिए एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करने की अनुमति के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम को लिखने का निर्णय लिया गया। इसी बैठक में कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तब अंग्रेज व्यापारी भारत के बजाय इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने में ज्यादा रुचि रखते, जो उस समय मसालों के व्यापार में शिखर पर था। 31 दिसंबर 1599 को रानी की अनुमति से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। यूरोप में व्यापार का मतलब उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू से ही उपनिवेश बनाने की अनुमति दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहला जहाज इस्तेमाल किया वह समुद्री डाकुओं का था, यानी लूट खसोट इसकी जड़ों में था। रेड ड्रैगन इंडोनेशिया की पहली यात्रा का प्रमुख जहाज था। हेक्टर, सुसान और गेस्ट नाम के छोटे जहाज इसके सहायक जहाज थे। 13 फरवरी 1601 को यह चारों जहाज टेम्स नदी से होते हुए ब्रिटिश बंदरगाह डोवर के लिए रवाना हुए। यहाँ से उन्हें खुले समुद्र से होते हुए इंडोनेशिया जाना था। डोवर पहुंचने से पहले ही बेड़ा फंस गया, यानी जहाजों को चलाने के लिए हवा रुक जाती थी और हवा चलने का इंतजार करने के लिए लंगर डाला जाता था। इसी में करीब 2 महीने लग जाते थे। आखिरकार बेड़े ने 2.5 साल में यात्रा पूरी की। कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के आचे द्वीप से मसाले खरीदे। फिर ब्रिटेन लौटते समय उन्होंने मसालों से लदा एक पुर्तगाली जहाज भी लूट लिया। जून 1603 में जब चारों जहाज ब्रिटेन लौटे तो उन पर 900 टन मसाले लदे हुए थे। इन मसालों की बिक्री से कंपनी को 300%
मुनाफा हुआ। इस यात्रा की सफलता से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैरों पर इस प्रकार खड़ी हुई कि वे अपना खर्च खुद चलाने और शेयरधारकों को लाभ देने में सक्षम हो गई। हालांकि अंग्रेजों की पहली व्यापार यात्रा में बड़ा नुकसान भी हुआ। उनके व्यापार प्रतिद्वंदी डच जागरूक हो गए, क्योंकि उन्हें इंडोनेशिया में अंग्रेजों के आने से अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। इसलिए 1602 में डचों ने मिलकर अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखने का चलन हो गया, क्योंकि यह सभी कंपनियां एक ही जगह यानी ईस्ट इंडीज या इंडोनेशिया से कारोबार करती थी। तो अब हुआ यह कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दशकों तक ब्रिटिश और डच सेनाओं में इंडोनेशिया के लिए छोटे और बड़े पैमाने पर युद्ध होते रहे। इंडोनेशिया में पावर गेम की इस लड़ाई को आखिरकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया और अंग्रेजों को जाना पड़ा। लेकिन इसके बहुत पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश कर चुकी थी, जो इंडोनेशिया से भी बेहद अमीर था। इतनी संपत्ति कि अंग्रेज भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, जिस पर नियंत्रित करना आसान नहीं था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया, तब भारत के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पास 40 लाख सैनिक थे। अंग्रेज इस सेना को परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने चतुराई से विनम्रता का नाटक करके सम्राट से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने की सोची। लेकिन यह काम भी आसान साबित नहीं हुआ। 28 अगस्त 1608 को कंपनी के जहाज हेक्टर ने वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात के तटीय शहर सूरत में लंगर डाला। जहाज के कप्तान विलियम हॉकिंस भारत में उतरे और 1 वर्ष तक विभिन्न भारतीय शहरों का भ्रमण करते हुए आगरा पहुंचे। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। उनके पुत्र सम्राट जहांगीर ने भारत पर शासन किया। हॉकिंस आगरा के शाही दरबार में पहुंचे और सम्राट से मिलने में कामयाब रहे, लेकिन सम्राट ने उसे एक साधारण नाविक समझकर थोड़ी देर के लिए ही उससे मुलाकात की। हॉकिंस कुछ समय तक आगरा में अतिथि के रूप में रहे और इस दौरान उन्होंने एक अर्मेनियाई ईसाई महिला से विवाह कर लिया। आगरा में रहते हुए उन्होंने मुगल दरबार और भारतीय समाज की बारीकी से जांच की और निष्कर्ष निकाला कि मूल अमेरिकियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार भारत के लोगों के साथ व्यवहारिक नहीं था, अर्थात लोगों का नरसंहार करके इस क्षेत्र पर कब्जा करना असंभव था। इसीलिए वह चुपचाप घर लौट आया। कुछ समय बाद एक और ब्रिटिश जहाज गुजरात के सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को भारत में व्यापार की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने अंग्रेजी रीजेंसी के दरवाजे खटखटाए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जीवित नहीं थी और किंग जेम्स प्रथम इंग्लैंड की गद्दी पर थे। कंपनी के अनुरोध पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि थॉमस रो को एक आधिकारिक मिशन पर सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 में वह अपने दल के साथ भारत पहुंचे और कई उपहारों के साथ सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए। थॉमस रो को विश्वास था कि वह जल्द ही व्यापार समझौते के लिए उपहारों और कूटनीतिक बातचीत से सम्राट को जीत लेगा, लेकिन वह सम्राट से मिलकर निराश हो गया, क्योंकि उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। थॉमस रो द्वारा लाए गए उपहार सम्राट को अधिक पसंद नहीं आए, क्योंकि उन्हें उपहारों में हीरे और मोती सबसे अधिक पसंद थे। जहांगीर ने अनिच्छा से थॉमस रो के उपहार स्वीकार कर लिए और उसे एक भीड़ भाड़ वाली सराय में रहने की सुविधा दे दी। 3 वर्षों तक थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर को भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दिलाने के लिए मनाने का प्रयास किया और अंततः 3 साल के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दे दी, जिसे अंग्रेज फैक्ट्री कहते थे। इस शाही आदेश के साथ थॉमस गर्व से इंग्लैंड चले गए। लंदन में थॉमस की मुलाकात ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के साथ हुई। उन्होंने उन्हें जहांगीर के शाही फरमान दिखाए और सलाह दी कि युद्ध और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। आपको कारखानों को किले में नहीं बदलना चाहिए, भले ही आपको इसकी अनुमति दी गई हो। भारत में जमीनी युद्ध एक मूर्खता होगी और यदि आपको लाभ कमाना है तो व्यापार इसके लिए सबसे अच्छा साधन है। दूसरे शब्दों में थॉमस ने कंपनी को मुगलों के खिलाफ हथियार न उठाने की चेतावनी दी। कंपनी के निर्देशकों ने थॉमस को आश्वासन दिया कि वे भारत में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे और केवल व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस प्रकार सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में एक कारखाना स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से बड़े पैमाने पर कपड़ा उत्पादों, मिर्च और हीरो का व्यापार भी शुरू किया।
यह व्यापार इंडोनेशिया से होने वाले मसाला व्यापार से कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। भारत से अर्जित अपार धन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन के लीडेनहॉल स्ट्रीट पर एक घर खरीदा। इस घर को बाद में तोड़कर एक भव्य इमारत में बदल दिया गया। यह इमारत कंपनी का मुख्यालय थी, जिसका नाम ईस्ट इंडिया हाउस था। कंपनी ने अपनी अमीरी का फायदा उठाया और भारत में अपनी कुछ फैक्ट्रियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में कंपनी को किलों का निर्माण नहीं करना था, जैसा कि थॉमस रो ने सुझाव दिया था। हालांकि भारत में किसी भी शासक या मुगल बादशाह ने इन किलों को खतरा नहीं समझा। भारतीयों की इस लापरवाही से कंपनी की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। कंपनी भारत में शक्ति और धन बढ़ा रही थी, लेकिन इस क्षेत्र में उसके प्रतिद्वंदी भी बढ़ रहे थे। इस संबंध में पुर्तगालियों ने उन सभी का नेतृत्व किया। तब पुर्तगाली एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति थे, विशेषकर नौसेना में। भारत के तटों पर पुर्तगाली मुगलों के आगमन से पहले ही स्थापित हो गए थे। पहली पुर्तगाली कॉलोनी 1510 में गोवा में स्थापित की गई थी, जबकि 16 साल बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल भारत के शासक बने। पुर्तगालियों की उपस्थिति में अंग्रेजों के लिए भारत को जीतना या खुलेआम व्यापार करना काफी कठिन था। लेकिन तभी 1632 में एक घटना ने पुर्तगालियों की कमर तोड़ दी, जब पुर्तगालियों ने तत्कालीन मुगल सम्राट शाहजहां की शक्ति को चुनौती दी। हुआ यूं कि पुर्तगालियों ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक किला बनवाया था। वे शाही अधिकारियों को परेशान कर रहे थे और क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे। सम्राट को पता चला कि पुर्तगालियों ने आम भारतीय नागरिकों को जबरन कैद कर लिया है और कई लोगों को जबरन ईसाई धर्म में भी परिवर्तित किया जा रहा है। यह सब रोकने के लिए सम्राट शाहजहां ने हुगली के किले पर हमला करने के लिए एक बड़ी मुगल सेना भेज दी, जिसकी संख्या लगभग 1.5 लाख थी। लगभग 3 महीने की घेराबंदी के बाद शाही सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों पुर्तगालियों को बंदी बना लिया गया और कई जेल में यातना, भुखमरी और बीमारियों के कारण मारे गए। मुगलों के हाथों हुई इस भयानक हार ने भारत में पुर्तगालियों की शक्ति समाप्त कर दी। उसके बाद उन्होंने गोवा सहित कुछ तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी मुगल ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। पुर्तगालियों की इस हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैदान खुला हो गया। कंपनी ने मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों में, विशेषकर बंगाल में कई व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। इसकी शक्ति बहुत स्थापित हो चुकी थी। हालांकि यह शक्ति पूरे भारत और मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन कंपनी ने उत्साह में पुर्तगालियों से भी ज्यादा गंभीर गलती कर दी। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में कंपनी की सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। कमजोर ब्रिटिश कंपनी शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ने क्यों गई? मुगल बादशाह ने मराठों से लड़ते हुए भी अंग्रेजों को कैसे जवाब दिया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का रक्षक कौन बना? यह सब आपको सीरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अगले भाग में दिखाया जाएगा।